नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आपका टीवी9 डिजिटल में स्वागत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश पांडे मौजूद हैं और आज हम फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आज जेवर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के बारे में बताया। वहीं दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव से बैठक हुई रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। जी हाँ, राजा भैया ने ये मुलाकात लगभग 30 से 40 मिनट की रही उनकी। और ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक वक्त इनके संबंध समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे हुआ करते थे। जब समाजवादी पार्टी की संपूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी लखनऊ में, तो जो पोटा के चार्जेस थे वो एक बार में हटा दिए गए थे, जो मायावती के कार्यकाल में लगे थे, क्योंकि मायावती 2007 में मुख्यमंत्री बन गई थी। लेकिन उसके बाद अब जैसे जानते हैं कि राजनीति बदली, 2014 में बीजेपी भारी पड़ने लगी बाकी पार्टियों में, फिर 2017 का वर्डिक्ट आया, तब तक दूरियां बन गई। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तब तक राजा भैया अपनी पार्टी बना चुके थे, लेकिन तालमेल नहीं हुआ बीजेपी से। तो अब दोबारा से मुलायम सिंह से मिलना, अखिलेश से ना मिलना, इन तमाम चीज़ों में मैं चर्चा करूंगा अपने सहयोगी ब्रजेश से। तो पहली चीज़ ये, इस तस्वीर की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? राजा भैया क्यों मिलने पहुंचे आपके हिसाब से मुलायम सिंह जी से? देखिए, राजनीति में बेवजह कुछ भी नहीं होता। जिस तरह उत्तर प्रदेश एक कस्प है चुनाव के, और उत्तर प्रदेश में ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है सारी रीजनल और नेशनल पार्टीज़ को लेकर, तो उसमें हर मुलाकात का एक मायना है। और ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये राजा भैया के आउटरीच के तौर पर भी देखा जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो छोटे छोटे दल हैं समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द आते जा रहे हैं, परसेप्शन में समाजवादी पार्टी भी बीजेपी से कमतर नहीं दिख रही है। और ऐसे में राजा भैया का मुलायम सिंह से मिलना, क्योंकि उनके पिछले कुछ समय से संबंध अखिलेश यादव से उतने ठीक नहीं रहे राज्यसभा के चुनाव को लेकर 2018-19 में, ये बहुत अहम देखा जा रहा है। शायद ये रीच आउट के तौर पर देखा जा रहा है कि वो अखिलेश यादव को भी रीच आउट करें, और यदि कुछ सामंजस्य बन सकता है राजा भैया और समाजवादी पार्टी में, तो वो भी तलाशने पहुंचे होंगे राजा। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि राजा भैया ने इस बैठक में मुलायम सिंह यादव को ये कहा है कि उनको कोई दिक्कत नहीं है अखिलेश के साथ काम करने में, क्योंकि आप देखेंगे कि 2012 और 2017 के बीच में बहुत उथल पुथल हुई समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल मुलायम सिंह की नहीं थी, उसमें आजम खान भी थे, उसमें उनके छोटे भाई भी थे और तमाम बड़े बड़े नेता और मौजूद हुआ करते थे। लेकिन उसके बाद एक जनरेशन चेंज हुआ और लोगों को अखिलेश के साथ ही काम करना पड़ा, और इस फैसले पर मुलायम सिंह यादव का परिवार भी बटा। ब्रजेश, मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है सिर्फ ये 1-2 सीटों का मामला होगा? पर क्योंकि राजा भैया ने अपनी एक पार्टी भी फ्लोट कर ली है, तो इनको क्या लगता है कि जैसे अन्य दलों को थोड़ी सीटें मिल रही हैं, इनको भी मिल सकती हैं? बिल्कुल, ये 1-2 सीटों का मसला होता तो फिर इस लेवल पे आदमी को जाना ही नहीं पड़ता। ये डेफिनेटली चाहेंगे कि इनको या इनके समर्थित अन्य उम्मीदवारों को, यदि वो इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हो, तो उसको सपा सपोर्ट करे। इस तमाम तरह की जो रणनीति बनती है उन सबको लेकर इनके बीच मुलाकात है। आपने शुरुआत में जैसा बताया कि राजा भैया के ऊपर समाजवादी पार्टी का, ऐसा समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है, काफ़ी एहसान है। जिस तरह से मायावती ने उनके ऊपर पोटा लगाया, और एक तरह से बहुत लोगों का कहना था ये पूरी तरह से इनकी राजनीति ज़मींदोज कर दी, और मुलायम सिंह यादव ने आते ही पहले आधे घंटे में डिसीजन ले लिया कि इसके ऊपर से पोटा के चार्जेस हटा दिए जाएंगे। तो ऐसा माना जा रहा था कि राजा भैया को मुलायम सिंह यादव का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, और जिस तरह से उसके बाद राजनीति घूमी, राजा भैया का एक अहम रोल रहा है समाजवादी पार्टी को लेकर। जब उसके पास संपूर्ण बहुमत नहीं था और मायावती ने समर्थन वापस ले लिया था, तो राजा भैया और राजा भैया द्वारा समर्थित जो राजपूत, जो ठाकुर एमएलएज कहते हैं, उन लोगों ने काफ़ी मदद की उस वक्त समाजवादी पार्टी की, बल से, धन से और तमाम तरीकों से, कि वो सत्ता में रहे और सत्ता से वापस ना जाएं। तो इन दोनों के बीच काफ़ी पुराना रिश्ता है। यदि जो 2018-19 की जो खटास है अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच, यदि वो ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच अलायंस हो जाए। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि राजा भैया का जो वर्चस्व है वो कितने ज़िलों में फैलता है, कौन कौन सी सीटें हैं, और वो वर्चस्व क्यों है? देखिए, उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जहां इस वक्त सबकी निगाहें हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का दबदबा माना जाता है। और ये कुंडा से आते हैं, जहां इनके पिताजी कुंडा घराने के राजा माने जाते हैं, जहां ये रघुराज प्रताप सिंह जहां के राजकुमार हैं। तो ऐसा माना जाता है कि इस एरिया में भी इनका बड़ा तगड़ा इन्फ्लुएंस है। 5 बार के एमएलए रह चुके हैं, 24 साल की उम्र में पहली बार एमएलए बने, और उसके बाद कई जगह कई सारे जो ठाकुर विधायक हैं, जो निर्दलीय लड़ते हैं या किसी भी
भी अन्य पार्टियों से लड़ते हों उनका समर्थन राजा भैया को रहता है। तो इसलिए भले ही वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन आपने देखा होगा सत्ता में भागीदारी इनकी एकदम प्रबल रहती है। और मायावती का एपिसोड छोड़ दें तो हर सरकार में, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो, उसमें वो मंत्री जरूर रहे। आपने बोला कि सत्ता में दावेदारी प्रबल रहती है, इसका मतलब है कि विचारधारा से इतना कोई जुड़ाव नहीं है। तो अगर विचारधारा से इतना कोई जुड़ाव नहीं है तो फिर बात क्यों नहीं बन रही भारतीय जनता पार्टी से और योगी आदित्यनाथ से? थोड़ा उसके बारे में बताइए, कुछ खटपट हुई क्या इन लोगों के बीच में? देखिए, खटपट क्या हुई ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यदि 2018 आप याद करें कि जो कारण था जिसकी वजह से समाज अखिलेश और राजा भैया के बीच जो अनबन हुई वो इसलिए था कि पहले वो अखिलेश यादव के पास आए, अपना वोट एक तरह से कहा कि हम वोट देंगे। अखिलेश यादव ने उन पर प्रेशर भी डाला कि आप अपना वोट हमें दीजिए, लेकिन इनके सूत्रों इनके तरफ के लोगों का कहना है कि भाई हमने साफ स्पष्ट कर दिया था कि हम मायावती को वोट नहीं दे सकते। पोटा का जो केस हुआ उसके बाद अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि वो वोट देंगे। बाकायदा एक फोटो खींची गई जिसमें ट्वीट किया गया कि थैंक यू रघुराज प्रताप सिंह, और कुछ समय बाद पता चला कि वो वोट उन्होंने उसको नहीं बल्कि भाजपा के कैंडिडेट को दे दिया, और उसके बाद जाके वो भाजपा के साथ भी मिले। तो ये एक खटास थी। लेकिन भाजपा इस वक्त एक बहुत बड़ी पार्टी है, तो इस बहुत बड़ी पार्टी में जो अभी 325 सीट जीती है, एक इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रह जाता मनूवरिंग के लिए। लेकिन समाजवादी पार्टी उसकी बनस्पत सत्ता में वापसी कर रही है। तो इस वक्त का गठबंधन, यदि समाजवादी पार्टी जीतती है तो सत्ता में आपकी भागीदारी उतनी ही प्रबल होगी, ये उसकी तरफ इंगित करता है। यानी आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उतना अकोमोडेट नहीं कर सकती राजा भैया के एम्बिशन को, पर अखिलेश यादव कर सकते हैं, क्योंकि उनको एक बड़ी कोलिशन बनानी है, उनको शिवजी की बारात तैयार करनी है, उसमें उनको तरह तरह के जिसे कहते हैं कास्ट कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं। तो राजा भैया की बात तो एक तरफ रही, आपको लगता है कितने लोगों को राजा भैया जैसे कितने और जिसे कह सकते हैं इंडिविजुअल लीडर्स को आपके हिसाब से सपा अकोमोडेट करेगी? क्योंकि ये भी देखना पड़ेगा कि सपा अपने आप भी पावर में आ चुकी है। देखिए, बहुत बार ये होता है कि जैसे आप जयंत चौधरी वाले केस में देखें कि जयंत चौधरी यदि 36 सीट मांग रहे होंगे या 40 सीट मांग रहे होंगे और सपा यदि उन्हें 40 सीट देती है या 36 सीट देती है, तो उसमें बहुत बार ये आपस की सहमति भी होती है कि देखो 36 सीट तो हमने तुम्हें दी, लेकिन लड़ेंगे तो 30 तुम्हारे और बाकी 6 या 4 पे हमारे बंदे लड़ेंगे, तो तुम्हारे सिंबल पे लड़ेंगे, हमारे कैंडिडेट होंगे। तो उस तरह का भी बहुत बार देखा जाता है। बहुत जगह ऐसा होता है कि समाजवादी, यदि आप ये कहते हैं कि जी मैं इंडिपेंडेंट हूँ या मेरी पार्टी के ये 3 लोग जीतने ही चाहिए, तो वहाँ पर पार्टियाँ तो थोड़ा कमतर या कमज़ोर कैंडिडेट लड़ाती है और आपको अंदर से मदद करती है आप चुनाव जीत सकें। तो मतलब ऐसे 3-4 सीट पे तो निश्चित तौर पे सपा इनको अकोमोडेट कर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश को साधने में सब लगे हुए हैं, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो ठाकुरों के बड़े नेता के तौर पे रघुराज प्रताप सिंह को देखा जाता है, तो इसमें सपा को कोई बहुत हानि भी नहीं होगी। दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटी चुनाव से इतने दिन पहले हुई है। एक वक्त होता था जब चुनाव आयोग अपनी तारीखें बताता था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसके बाद पार्टियां हरकत में आती थी, यानी चुनाव फिर लड़ने की तैयारी की जाती थी। लेकिन अब अभी देखें तो चुनाव की तैयारी ऐसा लगता है हर पार्टी एटलीस्ट बड़े बड़े राज्यों में 4-4, 5-5 महीने पहले से करती है। छोटे छोटे समीकरण बिठाती है, उस पर काम होता है, सर्वेस कराए जाते हैं, लोगों की बातें समझने की कोशिश की जाती हैं। तो आखिर मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा ब्रजेश कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में समीकरण बन रहा है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी जो छोटे जितने दल हैं उनके पास जाना चाह रही है, उसमें बड़ी सीख क्या है? क्या यूपी की पॉलिटिक्स कास्ट पे बहुत सब डिवाइड हो गई है, बहुत ज़्यादा बिखर गई है? कास्ट पे सब डिवाइड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो सबसे अपरेंट चीज़ जो इस टाइम देखने को मिल रही वो ये दिखा रहा है शायद कि किसी भी चीज़ की हवा नहीं चल रही। क्योंकि जैसा कि हमने एक बार डिस्कस किया था कि यदि हिंदुत्व की हवा चलती है तो ये तमाम जो कास्ट कैलकुलेशन है कि हमने इस जाति को साध लिया और इस जाति के 2 लोगों को वोट दे दिया और पता चला कि उस जाति ने उसके अलावा सबको वोट दे दिया, अपने ही उन 2 लोगों को नहीं दिया। तो जो एक अपरेंट हवा चलनी होती है जिसमें आप एक पार्टी बहुत कैसे कह सकते हैं कि हवा नहीं चल रही? हवा इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जिस तरह से एक वोट और एक सीट पे जो माइक्रो मैनेजमेंट चल रहा है, ये इस चीज़ का अपरेंट उदाहरण होता है कि आप यदि हवा चल रही होती तो जो पार्टी जिसके फेवर में हवा चल रही होती है वो इस लेवल पे जाके नहीं साधता। 2014 का केस अलग था, 2017 में नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी अभी भी जो बिल्कुल नहीं बदली। यूपी के इकलौते ट्रम्प कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। आपको याद होगा 2017 में योगी नहीं होंगे?
ट्रम्प कार्ड तो नरेंद्र मोदी हैं। योगी एक ऐसे क्यों फैक्टर हो बोलते हैं आप, सकता ब्रजेश? है क्योंकि आज पहली बार भारत के इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में, यदि किसी आदमी ने राम लहर से ज्यादा बड़ी जीत दिलाई बीजेपी को तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। चाहे आप 2014 का चुनाव ले लीजिए, 2017 का चुनाव ले लीजिए, 2019 का चुनाव ले लीजिए, जो उससे भी बड़ी मेजोरिटी लेके आए। गिन के भारत के इतिहास में बहुत ही कम बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, भाजपा की तरफ से केवल 2 बार बनी और दोनों के दोनों बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी। तो ये एक गिवन है कि प्रधानमंत्री इसके लिए तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिसे कहते हैं ना कि जब चुनाव वॉर रूम की बात होती है, भाई इस बार चुनाव सीट बाय सीट लड़ा जाएगा। कुछ भी अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई एक मुद्दा नहीं दिख रहा जिसपे एक तरह से क्लीन स्वीप हो। प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया कि हम 3 कृषि कानून वापस लेंगे, जो उसके एक दिन पहले तक, 24 घंटे पहले तक अनथिंकेबल माना जा रहा था। किसी को यकीन नहीं था कि ऐसा हो जाए। तो इससे ये साफ संकेत भी जाता है कि पूरी तरह से सब कुछ आपके फेवर में जाता नहीं दिख रहा। एक चीज बताइए ब्रजेश, मतलब आपने भी लंबे समय तक पत्रकारिता की है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली के पत्रकार थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आदित्यनाथ को? मैं आपसे जैसे कहते हैं ना कि एक दूसरा पहलू लेके सब प्रश्न पूछ रहा हूँ, कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। कई बार होता है ना कि जो वोट देने वाला होता है वो चुप हो जाता है, पत्रकार समझते हैं कि जो वोट खिलाफ देता है वही चुप रहता है। कई बार प्रो इनकम्बेंसी वोटर भी बड़ा खामोश बैठ जाता है, ज्यादा नहीं बोलता। तो आपको नहीं लगता कि अंडर एस्टिमेट किया रहा है, मूल्यांकन कम है योगी का? अंडर एस्टिमेट देखिए, 2017 का चुनाव था जिसमें 325 सीट जीती। चुनाव जीतने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। सही बात। चुनाव के पहले योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे, तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि योगी आदित्यनाथ के दम पे बीजेपी ने चुनाव जीता। 2022 का चुनाव होगा जो योगी आदित्यनाथ को चेहरा अमित शाह ने डिक्लेयर किया, पहला चुनाव होगा। अब इस चुनाव के आप बीच में देखिए कि भाजपा कई ऐसे निर्णय लेती है जो निर्णय हो सकता हो भाजपा के फेवर में इतना जाए कि भाजपा दोबारा पूर्ण बहुमत से आ जाए, इसको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन हम आज की बात कर सकते हैं, और आज की बात में यह है कि चीजें उस तरह से नहीं दिख रही। आप जो नेताओं से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों की, तो आप उन सारी चीजों को फैक्टर करके कहते हैं कि जब आज हम और आप बात कर रहे हैं तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि किसी एक के फेवर में पूरी तरह चुनाव जाए। रही बात मोदी की, आपको याद होगा 2017 में ईस्टर्न यूपी जैसे 14 में साधा था, बनारस से चुनाव लड़के 2017 में आखिरी 3 दिन प्रधानमंत्री बनारस में थे। मैं इसलिए बार बार ये दोनों तस्वीरें बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये भी तस्वीरें चलाई जा रही हैं। आज ना अब योगी आदित्यनाथ ने एक चीज़ बोली, चूंकि आपने सीट बाय सीट पे बोला और आपने बोला कि ये चुनाव अलग आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे कि ये मीटिंग हो रही है, छोटे छोटे दलों के लोग समाजवादी पार्टी से मिल रहे हैं। लेकिन वहीं आज योगी आदित्यनाथ ने फिर उनमें फिर जिन्ना याद आ गए। जैसे कि मैंने एक दिन आपसे पहले चर्चा की थी कि हमारे देश में बड़ी अजीब बात है, जिन्ना जीवित हो जाता है चुनाव के टाइम पे, और जब चुनाव के नतीजे हो जाते हैं तो बैग लेके गायब हो जाता है, फिर कोई जिन्ना की बात नहीं करता। तो योगी आदित्यनाथ को आज फिर जिन्ना की याद आ गई। जिन्ना तो मैं इसलिए, क्योंकि हमारा विषय आज अलग है, तो जो आज ये जो मीटिंग हो रही है और जिन्ना की जेवर में याद आ रही है, इसको कैसे देखते हो? देखिए, जिन्ना को याद आना कई बार राजनीतिक मजबूरी भी होती है, क्योंकि पोलराइजेशन बीजेपी का बहुत बड़ा वेपन रहा है। या इशू की कमी, इशू की कमी भी मान सकते हैं, लेकिन पोलराइजेशन बीजेपी का एक बहुत बड़ा वेपन रहा है। और 2014 के चुनाव के पहले जिस तरह से जो लीडअप हुआ अप टू 2014 के चुनाव, तो ये सबको पता है कि क्या हुआ और कैसे हुआ। तो इसलिए कोई अपना ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड नहीं छोड़ता, और इसका परिणाम बार बार कि आज अब्बा जान आ जाएंगे या चचा जान आ जाएंगे, ये बार बार। ब्रजेश, मुझे एक चीज बताइए, आप कहते हैं कि ट्राइड एंड टेस्टेड कोई वेपन बार बार नहीं चलता, पर आपको याद होगा कि जो बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा था वो एक ही बार चला था, उसके बाद सरकार चली गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को ड्राइंग रूम में जाके दोबारा से जब नरेंद्र मोदी आए तो एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कैंपेनिंग, यानी काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। कार्तिकेय, वो सिनेरियो और था, 2013 का सिनेरियो और था। पहली बार भारत में ऐसा हुआ। पहले मैं, आप योगी पे बोलिए, फिर मैं उसी लिए कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कोई भी स्थिति, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मोदी ट्रम्प कार्ड है, योगी नहीं। उसका कारण ये था कि 2013 के बाद सिचुएशन बहुत बदली है, इतनी ज्यादा बदली है कि बहुत सारे पोस्टर्स 2014 के पहले के आंकड़ों को फैक्टर ही नहीं करते 2014 के चुनाव के बाद। पहली बार आप देखें 2004, उससे पहले का चुनाव, अभी तक का चुनाव, कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आए। नरेंद्र मोदी की सरकार बैक टू बैक एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ आ रही है। तो ये अपने आप में फैक्टर है कि जो अभी तक जो हांडी ये इन्होंने बनाया वो हांडी बार बार चल रही है।
और वो हांडी बार बार, भाई आप ये कहिए भाई राम लला का, आप कह रहे हैं कि बीजेपी की काट की हांडी बार बार चल रही है अभी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी। सोशल जस्टिस की काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ पा रही। सोशल जस्टिस की काट की हांडी भी चढ़ा रहे हैं। आपको किसने कहा कि जो ओबीसी, भाई आप तो किसकी हांडी ज्यादा सक्सेसफुल है? आप चुनाव देखिए 2017 का चुनाव, किसकी हांडी ज्यादा वही मैं बता रहा हूँ, 2014 का 17 का आप चुनाव देखिए, बहुत सारे ओबीसी लोगों ने बीजेपी के पक्ष में बम्पर मतदान किया। तो ये साफ दिखाता है कि जो कास्ट कैलकुलेशन है बीजेपी का इस टाइम वो एकदम साधा हुआ है। 2019 के चुनाव में भी ये बात प्रूव हुआ। नहीं, पर तो बीजेपी का कास्ट कैलकुलेशन में हिंदुत्व का चोला भी है, वो डबल लेयरिंग हो जाती है। हिंदुत्व का चोला इसलिए कि यदि हिंदुत्व का चोला चल गया तो फिर आपको किसी चोले की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि नहीं चला तो हमारी कैलकुलेशन भी तैयार है। ये वाले चोले चलेंगे, मतलब जो छोटी पार्टी वाले हैं, जैसे कि ये तो जेवर वाले जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाकायदा बड़ी रैली की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भाषण हुए लंबे, काफी सारे लोग थे, काफी प्रमोट भी हुआ ये। लेकिन ये वाली जो तस्वीरें हैं, ये वाले चोले चलेंगे भाई, बिल्कुल चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे। यदि नहीं चलते तो आपको लगता कि किसी के पास इतना समय है चुनाव 3 महीने पहले कि वो बैठ के आपकी खातिरदारी करे? तो मतलब यदि आप बैठ रहे हैं, आप किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, वहां अनुप्रिया पटेल बता रही हैं कि हमारी अनदेखी नहीं हो सकती, उसके बाद वो बड़ा स्टेज शेयर कर रही हैं, उनको भागीदारी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर ये तो साफ है। यानी मोटा मोटी हम दर्शकों को बताएं कि जो 3-4 बड़े तथ्य निकल के आए अभी हमारी बातचीत में। एक तो ये है कि जो संदेश हैं एक दो नहीं है, मल्टीपल लेवल पे लोगों को भेजे जा रहे हैं। जैसे समाजवादी पार्टी बहुत ज़्यादा लोगों से मिल रही है, बाकी दलों से मिल रही है। दूसरी तरफ जैसे आज योगी आदित्यनाथ ने बोला कि गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदलने की कोशिश गई। सोचिए तो यदि सब कुछ ठीक था तो गन्ना कड़वा कैसे हो गया? दर्द हुआ, और उसके बाद फिर उनको जिन्ना की भी याद आ गई। और वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह यादव वहां बैठे पर अखिलेश नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें हैं, चाहते तो फोटो में अखिलेश भी हो सकते थे। आप इस फोटो को ऐसे भी देख सकते हैं कि ये राजनीति होती है कि भाई यदि मेरा बेटा नाराज है और वो इस टाइम सपा के प्रमुख की हैसियत से है तो कोई बात नहीं, वो ना मिले और उसका कद छोटा ना हो, लेकिन मैं उसका बाप हूं, उससे मिल रहा हूं। अच्छा, बहुत साल बाद मैं कहूंगा कि शायद ये पहली बार होगा कि मुलायम सिंह बहुत कैंपेन मोड में ना रहें, तो आपको लगता है इसका असर होगा? नहीं, पिछली बार भी जब अखिलेश यादव ने 2012 में भी जीता था, मुलायम सिंह ने रैलियां की थी, लेकिन आपको याद होगा कि जो साइकिल यात्रा अखिलेश यादव ने निकाली थी वो गेम चेंजर साबित हुई। वो बाद में लोगों को समझ में आया कि किस लेवल पे ब्रजेश कहाँ पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो वो अखिलेश ने 2012 में अपने नेतृत्व सिद्ध कर दिया। 2017 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने यह सिद्ध कर दिया कि मेरा उत्तराधिकारी अखिलेश यादव है। तो अखिलेश यादव के अंदर, अखिलेश यादव का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो अपने दम पे बड़ा नेता है, उत्तर प्रदेश के बड़े नेता है, उसमें कोई शको शुबा नहीं है। मुलायम सिंह की उम्र हो चली, लेकिन मुलायम सिंह यादव भी मुझे नहीं लगता कि वो 2-4 रैलियां तो करेंगे ही करेंगे, एटलीस्ट अपने गढ़ में तो 100% करेंगे। इंश्योर करें शिवपाल सिंह यादव और उस तरह का कुछ ना हो पाए और मैक्सिमम वोट अखिलेश के फेवर में जाए। सही कही ब्रजेश, बिल्कुल कहने का मतलब है अगर बाप का दिल बेटे के लिए नहीं पसीजेगा तो किसके लिए पसीजेगा। लेकिन आज जो बैठक हुई उसमें हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि ये राजा भैया की तरफ से बोला गया है कि उन्हें अखिलेश यादव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा ये है कुछ सीट पे ले उनकी पार्टी का विस्तार हो। अब वो 1-2 सीट पे किसी तरह का तालमेल नहीं चाहते हैं। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से उनको राजनीतिक जगह नहीं दे सकती जो इस वक्त समाजवादी पार्टी दे सकती है, क्योंकि ज़रूरत उससे है। लोकसभा के चुनावों में बीजेपी का 45% तक वोट गया था, उससे ज़्यादा वोट था, और समाजवादी पार्टी को उतना तो चाहिए कि वो टक्कर दे सके। मतलब मैं ये नहीं कह रहा जीत सके, टक्कर दे सके। इसलिए छोटी छोटी पार्टियों का रेनबो कोलिशन तैयार करने की कोशिश की जा रही है। तो कभी संजय सिंह की फोटो आती है आम आदमी पार्टी की, कभी जयंत की आती है, रलौद की, कभी में भी बहुत मदद करता है। सारे छोटी छोटी पार्टियां यदि आपके पीछे आ रही हैं तो इसका मतलब साफ है ना कि हवा आगे की तरफ देखें। हवा बिल्कुल लोगों के संदेश जाता है कि भैया देखो सब वहीं जा रहे हैं। पर दूसरी तरफ जो कोर मैसेजिंग है, जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात है उस पर टिके हुए हैं। आज जेवर में जिन्ना की याद आ गई। तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। फिर मैं और ब्रजेश दोबारा आपके सामने प्रस्तुत होंगे कुछ और नए विषय लेकर, कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़ी और बातों को लेकर, लेकिन वो कल के लिए। फिलहाल देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।